Hello students, this is Divya Soni. Welcome to my channel. This is the part 4 of electric charges and fields. In today's video, I will explain what is Coulomb's law. This is the most important topic of this chapter. We will also discuss some NCERT numericals which are based on this topic. So without wasting time, we'll continue with it. Okay, let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुलम्स लॉ है, इसका नाम कुलम्स लॉ क्यों आया, कैसे इसका नाम कुलम्स लॉ पड़ा, कुलम्स लॉ किसके बारे में बताता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं, आपने क्या पढ़ा है, आपने चार्जेस पढ़े हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ दैट देयर आर टू पॉजिटिव चार्जेस विच आर कैप्ट that are separated by distance some r, है ना। here are two positive charges, they are separated by distance. suppose they are separated by distance r1, मैंने बोला ये दोनों positive charge कितने distance से separated है, तो हमने बोला ये दोनों r1 distance से separated है। ओके, इसके बाद second case में ऐसा लेती हूँ, suppose दो negative charges है, they are also separated by distance, suppose they are separated by distance r2, वो कितने distance से separated है, r2। एक थर्ड कंडीशन में ये लेती हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r3। देखिए, ये हम चार्जेस के बीच हम पढ़ रहे हैं कि कुलम्स लॉ किसके बारे में बताता है। ओके, और कुलम्स लॉ का नाम कुलम्स लॉ ही क्यों पढ़ा, वो सब लोग, वो सारी चीजें हम लोग इधर देखते हैं। ओके, तो अब मैंने पूछा आपसे कि सपोज दो पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से r1 डिस्टेंस से दूरी पे रखे, तो आपको पता है दो लाइट चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सपोज हियर आर द टू पॉजिटिव चार्ज, अगर आप दो पॉजिटिव चार्ज को लेके आते तो ये दोनों एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। सेम एज इट इज, अगर आप दो नेगेटिव चार्जेस को लेके आते तो वो दोनों भी एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ हियर आर वन पॉजिटिव चार्ज एंड हियर आर द सेकंड, हियर आर the negative charge, so they will attract each other, you know, unlike charges attract each other। ठीक है, suppose they are kept at a distance of r3, then they are attract by each other। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, मतलब they are repelling each other। और इस केस में क्या आ रहा है, because of the unlike charges they attract each other, यहाँ पे attraction का force लग रहा है। मैं पूछूं this repel and this attraction, this is what, दिस आर द फोर्स, ये सारे क्या है, फोर्स है ना, ये सब क्या है, फोर्स है। तो यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, उस फोर्स को नाम दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स, और द सेकेंड नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। In the first video of mine, I had explained what is electrostatic। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, देखो इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल फोर्स आपको समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या नाम दिया है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन, लाइक दैट। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यू नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने समझाया था फर्स्ट वीडियो में। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और दे आर इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट, दे आर चार्जेस। एंड व्हाट इज स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स द थिंग विच आर एट रेस्ट, फॉर दैट थिंग्स वी यूज, और फॉर दैट चार्जेस वी यूज द स्टैटिक टर्म। हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्टैटिक टर्म और स्टैटिक वर्ड। तो देखो, ये दोनों चार्जेस, सपोज दिस आर पॉजिटिव, दिस सपोज नॉट दे आर पॉजिटिव, ओके, दे आर नेगेटिव, first one is positive and second one is negative, this all are static in nature। ये सब कैसे हैं, नेचर में रुके हुए हैं। तो इनके बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो रिपेल हो रहे हैं, या फिर क्या वो रिपेल हो रहे हैं, या फिर वो क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का जो फोर्स लगता है उसे क्या नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन, या फिर यू कैन ऑल्सो से दिस इज व्हाट काइंड ऑफ फोर्स, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गॉट इट। तो ठीक है, नाउ वी कम अप कुलम्स लॉ। सी, यहाँ पे कुलम क्या थे, कुलम वॉज वन साइंटिस्ट। उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वो एक्सपेरिमेंट्स किसके लिए किए, ताकि वो जो फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में, इट मे बी ऑफ, इट विल बी ऑफ रिपल्शन, इट विल बी ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ फोर्स, तो उन फोर्स की क्या कर सके, वो वैल्यू निकाल सके। उन्हें पता है, हमें पता है, लाइक चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, but what is the quantity of that force, that we will calculate by the Coulomb's law, and that formula is given by the Coulomb
That formula is given by the Coulomb. So Coulomb was what? Coulomb was a scientist. He will give the formula for electrostatic force of attraction और electrostatic force of repulsion. Okay. So Coulomb ने क्या कहा देखते हैं. Coulomb ने बोला according to Coulomb's law, अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं या फिर कोई दो नेगेटिव चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा. दैट फोर्स, यू नो व्हाट इज दैट फोर्स? दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दैट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन, है ना. तो उन्होंने बोला सपोज देखो यहाँ पे हम लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और हम एक लेते हैं नेगेटिव चार्ज. हमने बोला कि ये दोनों कितने डिस्टेंस है, सपोज दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. ये कितनी डिस्टेंस पे रखिए आर. इस प्लस वाले ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, ओके, प्लस Q1 चार्ज और ये हमारा माइनस Q2 चार्ज. ओके. तो Coulomb ने बोला कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो इन दोनों किनके बीच में फोर्स, इन चार्जेस के बीच में फोर्स, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यू नो दिस सिंबल, दिस इज व्हाट, इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या सेंस होता है, क्या मीनिंग होता है, वो आपको पता होना चाहिए. अगर नहीं पता है तो मैं उसको अभी आपको बताती हूँ. ओके, वेट करिए. सी दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. मतलब इन दोनों चार्जेस के क्या होगा, प्रोडक्ट के बराबर होगा. एंड दिस विल बी योर इक्वेशन फर्स्ट. ये आपकी इक्वेशन 1 है. Second, this electrostatic force is inversely proportional to the square of distance between them. मतलब इन दोनों के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ओके. अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए, कंबाइन करके बताइए. तो कंबाइन करने पे क्या होगा, ये जो भी फोर्स आएगा, देखो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या करिए, कंबाइन करिए. तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. कुछ इस तरह से आएगा. अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को किस में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग द प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वालिटी देन देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट. वहां पे हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है. तो देखो जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी किस में कन्वर्ट हुई, इक्वालिटी में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है. उस कांस्टेंट का क्या है, नाम क्या है, दैट इज के एंड दैट इज द Coulomb's constant, that is called a proportionality constant. इसके पूरे टॉप, ये जो पूरा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसके नोट्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे. अभी खाली समझिए. ओके. दिस F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F is equals to K Q1 Q2 upon R square. Okay. So this is the formula for the electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion between two charges which are separated by some distance. Okay. अगर आप किसकी बात करें, यहाँ पे K की बात करें, तो K को आपने क्या नाम दिया, इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसका एक और क्या नाम दिया है, K इज कॉल्ड अ Coulomb's कांस्टेंट. Coulomb's कांस्टेंट. इस K की कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इन SI सिस्टम. इट इज फॉर K इज इक्वल टू 9 × 10⁹. ठीक है. अगर हम किसकी बात करें, SI यूनिट की बात करें, तो आपको पता होना चाहिए SI यूनिट हम किस तरह से निकालते हैं ना. हमने किस चैप्टर, हमने क्लास 11th में के सेकंड चैप्टर में बहुत सारे यूनिट्स एंड डायमेंशन में काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज की क्या निकाली थी, SI यूनिट निकाली थी. ओके. तो देखो यहाँ पे K की कैसे निकालेंगे, जिनको नहीं पता है वो लोग देख लीजिए. सी हमें जिसकी भी आपको क्या करना है, जिसकी भी आपको SI यूनिट निकालना है उसको आप एक साइड रखिए, बाकी सारी भी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करिए, दूसरी इक्वल टू के दूसरी साइड शफल करिए. तो देखो K इक्वल्स टू क्या आएगा, सपोज सबसे पहले तो आप क्या लिखो, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो. हमें पता है फॉर्मूला इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. मुझे K की SI यूनिट निकालना है तो मैं K को क्या करती हूँ, एक साइड रखती हूँ, बाकी सबको इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड क्या करती हूँ, शफल करती हूँ. तो FR स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, Q1 Q2. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपको पता है लाइक फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, इट इज न्यूटन. ओके. R is what? R is a distance और डिस्टेंस की SI यूनिट हमेशा क्या होती है, मीटर होती है. ठीक है. लेकिन R के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो दिस विल बी
meter square upon q1. q1 is what? Charge. q2 is what? It is again charge. Charge into charge, that will be charge square, or you can say that q into q, that will be q square, है ना. q1 q2 से कोई यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि एक q1 है दूसरा q2 है, तो दोनों में नॉट्स में डिफरेंस आ रहा है. लाइक एक में 1 है दूसरे में क्या है 2 है, तो क्या उसके ऐसा ही यूनिट्स भी चेंज हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है ना. चार्ज नेचर है, आपको चार्ज देखना है, चार्ज है तो ठीक है. दिस विल बी क्यू स्क्वायर. इसका क्या हो जाएगा? चार्ज की एसआई यूनिट, इट इज कूलम स्क्वायर. तो आ गई ये के की एसआई यूनिट. क्या आ गई के की एसआई यूनिट? देखिए, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. और इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, लाइक न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -2. ठीक है. दिस इज व्हाट? इट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, है ना. ये किसकी वैल्यू है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. आपको याद होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो, के इज एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना. तो कांस्टेंट का भी, कांस्टेंट भी डिराइव हुआ है तो कुछ ना कुछ फॉर्मूले से डिराइव हुआ होगा, है ना. अब नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला? तो आपको देखो यहाँ पे समझो, लाइक के इज व्हाट. मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी समझाना था, मैं समझाती हूँ बाद में, पहले आप ये पूरा देख लीजिए, है ना. देखो, के इज व्हाट? के इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. के इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट एक तरफ है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही आएगा, है ना, क्योंकि एक कांस्टेंट ही दूसरे कांस्टेंट की क्या होता है? इक्वल होता है. ये नेचर में कंसीडर है और ये माना जाता है. ठीक है. तो के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ यू नो दैट 4 is a numerical quantity, pi is what? It is 3.14. This is also numerical quantity. लेकिन व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट? ये आपको नया जो सिंबल दिख रहा है, देखो इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? एफ सी, अरे एफ सी लॉन नॉट. नीचे क्या लगा हुआ है इसका? ये लगा हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड नॉट, है ना. इसको क्या बोलेंगे? एप्सिलॉन नॉट. तो अब समझो यहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? दिस इज द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. ये थोड़ा सा नया वर्ड है आप लोगों के लिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. देखो समझते हैं, व्हाट इज दिस परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और अ वैक्यूम. हम लोग है ना इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड करके टॉपिक आएगा. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एप्सिलॉन नॉट से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ी हुई है. ठीक है. जब आप वो पढ़ोगे तो आप इसे और अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे. अभी आप ये समझिए कि एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बोला? इट इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. अब मैं बात करूँ ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस परमिएबिलिटी? तो कुछ नाम से क्लियर हो रहा है, परमिएबिलिटीज कम फ्रॉम परमिट, परमिट से आया होगा कहीं ना कहीं. तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि किसी भी फ्री स्पेस या वैक्यूम से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है? पास हो सकती है. सपोज आप कंसीडर करो, एक बॉक्स लिया मैंने इमेजिनरी और उसमें पूरा वैक्यूम है, उसमें कुछ भी नहीं है, लाइक इट इज कम्प्लीटली ऑफ वैक्यूम, इट इज अ फ्री स्पेस. ठीक है. फ्री स्पेस ले लो, वैक्यूम ले लो, बात एक ही है. तो इस बॉक्स में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है? पास ऑन हो सकती है. दैट विल गिव इट्स एप्सिलॉन नॉट वैल्यू. ठीक है. तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज अगेन अ कांस्टेंट, बट व्हाट इट इज कॉल्ड? जैसे के को हम बोलते हैं कांस्टेंट, लेकिन उसको नाम क्या दिया? इट इज अ कूलम्स कांस्टेंट. और यू can also say it proportionality constant, same as it is epsilon naught is what? It is permeability of free space or vacuum. If someone asks that explain the permeability of free space or vacuum, or simply explain what is permeability, then you can give the answer that permeability is the ability to pass the electric field from a vacuum. इसके बाद आप एक आगे जाके पढ़ेंगे एप्सिलॉन, सिंपल एप्सिलॉन. ठीक है. अभी हमने क्या पढ़ा? एप्सिलॉन नॉट पढ़ा. जब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, जब आप सिंपल एप्सिलॉन यूज करते, इट मीन्स दैट इज व्हाट? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एनी मीडियम, लाइक वाटर हो सकता है, आप कुछ भी ले रहे हैं, आप जो भी मीडियम ले रहे हो उसके डिपेंड्स पे उसकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी. ओके. तो एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. एप्सिलॉन इज व्हाट? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम. इट मे बी ऑफ एनी काइंड ऑफ मीडियम. नाउ व्हाट इज परमिएबिलिटी? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी मीडियम से
पास ऑन हो सकती है, उसे हम बोलते हैं उसकी परमेबिलिटी। गॉट इट? ओके। तो देखो के के लिए अब ये के की कुछ ना कुछ वैल्यू थी, तो इस एप्सिलॉन नॉट की भी क्या होती है? वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होगी? याद रखना आपको 0.85। आई थिंक मैं कहीं और लिख दूं, यहाँ लिख देती हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। देखो एसआई यूनिट मैं आपको समझाती हूँ बट नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे जगह नहीं है ना, यहाँ समझा दे आपको। सी के को हमने क्या बोला? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपने कितनी दी? इट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बात आई इसकी एसआई यूनिट की, तो के की एसआई यूनिट हमने क्या बताई? इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये किसकी एसआई यूनिट बताई? के की। अब मुझे निकालनी है एप्सिलॉन की, तो आपको पता होना चाहिए जिसकी आपको एसआई यूनिट निकालनी है उसको आपको एक साइड रखना है, बाकी जितने भी टर्म्स है उसको क्या कर दो? शफल कर दो। तो देखो अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की इसके फॉर्म में निकालना चाहूँ तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को मैं उधर भेजती हूँ, k कहाँ जाएगा? नीचे। 1/4 पाई k। आपको पता है 4 और पाई क्या है? कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई इज 3.14, 4 इज 4। ओके, तो इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होगी, है ना, न्यूमेरिक्स की कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को इधर रखते ही के की ऐसा यूनिट में लिखती हूँ, क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कभी भी ऐसा यूनिट आप नीचे तो नहीं बताओगे, आप उसको क्या करोगे? अगर आप रेशियो में ला रहे हो तो रेशियो में क्या करोगे? उसे ऊपर ला के बताओगे। तो इट विल बी व्हाट? एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाएगी? न्यूटन ऊपर जाएगा दैट इज -1, मीटर ऊपर जाएगा दैट इज -2, कूलम ऊपर जाएगा, नीचे -2 है तो आपको पता होना चाहिए अपॉन के रेशियो के ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा? इट इज +2। ठीक है, जो चीज नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, जो चीज नीचे प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो देखो क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट आ गई। क्या होती है? इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कैसे बोलेंगे इसे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? दिस इज द एप्सिलॉन नॉट। सो इसको एक बार थॉरोली कंक्लूजन देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कूलम्स लॉ। कूलम कौन थे? कूलम वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का आइडिया दिया था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? दो चार्ज अगर सपोज Q1 Q2 किसी डिस्टेंस पे रखे तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगता है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्वर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? कंबाइन करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमेशा फिजिक्स में फॉर्मूलेज को प्रोपोर्शनलिटी के बाद इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसे वहीं पे नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, फिजिक्स की बात करो या मैथ्स की बात करो, तो इक्वालिटी में कन्वर्ट करने पे कांस्टेंट आया के। दैट तो फाइनल फॉर्मूला आपका क्या बना फोर्स का? F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे F फोर्स है, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस है, R इनके बीच की डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद हमने K के वैल्यू देखी एंड सो ऑन, इस तरह से हमने ये कवर अप किया। यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी थी जो मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैंने दिस इज व्हाट? इट इज प्रोपोर्शनल, है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। अगर मैंने बोला एक्सिस्ट, डोंट कंपेयर दिस विथ अल्फा, आप इसे अल्फा से कंपेयर मत करना ना, नो डाउट दोनों का सेम साइन होता है, बट अल्फा सिंगल कहीं पे भी अगर आपको क्या बताना है, कोई कांस्टेंट बताना है तो उस कांस्टेंट को आप अल्फा से रिलेट करोगे, है ना। अल्फा से रिलेट नहीं, आप उसे क्या करोगे? अल्फा से डिनोट करोगे। बट जहाँ पे आपको
कंपैरिजन बताना है, जहाँ पे आपको डिपेंडेंसी बतानी है, वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप ये कांस्टेंट, ये दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन यूज करोगे। ओके, अगर मैंने बोला x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब होता है अगर y बढ़ेगा तो x भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर y कम होगा तो x भी कम होगा। लेकिन अगर मैंने बोला x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसका मतलब क्या होता है, y अगर बढ़ा तो x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। y अगर कम हुआ तो x क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन। गॉट इट। अब इसको एक स्टेटमेंट फॉर्म में देख लेते हैं फटाफट, फिर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स। ओके, हम एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर, इस टॉपिक पे बेस्ड हो हमारे। गॉट इट। देखो, ये है आपका स्टेटमेंट और डेफिनेशंस। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो आपको समझाया है वही आपको नोट्स फॉर्म में मिल गया है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना, पॉइंट चार्ज, ये आपका आना चाहिए। तो अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो कूलम्स लॉ, याद रखना पॉइंट चार्ज क्या होता है। सपोज आपके पास कोई चार्ज रखिए, दो चार्ज, ये दोनों चार्जेस का साइज बहुत छोटा है, किसके कंपेयर में, इन दोनों के डिस्टेंस के कंपेयर में। सपोज ये इतनी दूरी पे रखे लेकिन ये बहुत छोटे, लेकिन इनके बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये चार्जेस या ये ऑब्जेक्ट्स कैसे कंसीडर किए जाएंगे, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, समझ में आया व्हाट इज पॉइंट चार्ज। आई विल रिपीट इट अगेन। अगर आप सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे रखे हैं, है ना, उनकी साइज क्या है, उनकी साइज के कंपेयर में उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। फिर से बोलती हूँ, उनकी साइज के कंपेयर में उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्या लोगे आप, पॉइंट ऑब्जेक्ट। गॉट इट, इतना समझ में आया, है ना। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक क्या है, कार है। एक कार कहाँ से कहाँ जा रही है, जम्मू से कहाँ जा रही है, कन्याकुमारी जा रही है, फ्रॉम द नॉर्थ एंड टू द साउथ एंड। तो अब इनके बीच की देखो, उसका वो कार क्या है, दैट कार कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार इज मच इनफ और मच लार्ज एज कंपेयर टू दैट द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और दैट कार। गॉट इट। तो सेम एज इट इज, चार्जेस के कंपेयर में, अगर उनकी चार्जेस के साइज के कंपेयर में उनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, देन दिस चार्जेस कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। गॉट इट। ठीक है, फिर देखो ये बताया है, ये हमने इस डायग्राम को यहाँ समझाया है, दो चार्जेस रखे रखे प्लस क्यू माइनस क्यू, कितने डिस्टेंस से है, आर डिस्टेंस से है। तो कूलम्स लॉ जो बोलता है वो हमने बता दिया, एफ इज इक्वल टू दिस। मैं नीचे कर रही हूँ स्लाइड। जब आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपका ये आया है। नाउ द फाइनल रिजल्ट इज व्हाट, इट इज दिस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कभी भी निकालना है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले निकालने को, तो ये फॉर्मूला यूज कर लो। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट है। के की वैल्यू दे दी है, कितनी होती है, इतनी होती है, ऐसा यूनिट बता दिए। के ये होता है, एप्सिलॉन नॉट ये है। ये सब मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी, दिस इज ओनली द नोट्स। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। अगर परमेबिलिटी डिफाइन करने को बोले तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासेस थ्रू द फ्री स्पेस और वैक्यूम, दिस द परमेबिलिटी ऑफ दैट फ्री स्पेस और वैक्यूम। गॉट इट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी। ठीक है, ओके। चलिए, नाउ विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। देखो एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल्स, फर्स्ट और सेकंड जो न्यूमेरिकल है हमने, जो मतलब जो इस टॉपिक से रिलेटेड थे वही हमने लिए। ओके, सो वी विल डिस्कस दिस। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। यस,
What is the force between two small charges? Small charges to be here. Having charges इतना 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. मतलब बोला है एक 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb का एक चार्ज होगा यहाँ पे और दूसरा चार्ज यहाँ पे कहीं पे होगा. कितना है इसके मैग्नीट्यूड 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. ये दोनों कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखे. तो बोल रहा है ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आपको ये तो समझ में आ रहा है दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे एक दूसरे को धक्का मारेंगे. अब वो कितने फोर्स से धक्का मार रहे. सपोज मुझे इस पेन को हिलाना है उस साइड लेकिन मैं ये हाथ का यूज नहीं कर रही हूँ. सपोज मैं इस हाथ का तो मेरे को अगर इसको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी इसे फोर्स दूंगी. तो याद रखना नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आता है इट इज ड्यू टू दैट ऑफ फोर्स. हमने डायनामिक्स में पढ़ा है ना व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन दैट इज द फोर्स. तो सेम एज इट इज ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे. कितने फोर्स से रिपेल करेंगे तो वो हमें निकालना दैट वी विल कैलकुलेट बाय द कूलम्स लॉ. देखो Q1 कितना दिया है इतना दिया है Q2 कितना दिया है इतना दिया. मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ मैं इसी के साथ में बता दे रही हूँ ओके. और ये क्या दिया है R दिया है. तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला लगाओ क्या होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. K की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. ये कितना है 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. ये कितना है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7. 30 सेंटीमीटर आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा किसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो SI सिस्टम में. तो इस 30 सेंटीमीटर को क्या करो मीटर में कन्वर्ट करो. तो मीटर में कन्वर्ट करने पे इट इज व्हाट सी इट इज 30 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट करने पे 100 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी योर 0.3 मीटर. गॉट इट. तो यहाँ रखो 0.3 का स्क्वायर क्योंकि आर का स्क्वायर बोला है. देखो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा दिस विल बी 9 3 2 जा 6. यहाँ पे 10 की पावर कितना है 9. 10 की और 10 की पावर क्या है -7 दैट विल बी -14. इसको सॉल्व करने पे 0.3 का स्क्वायर तो 0.3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0.09 है ना. ठीक है इस पॉइंट को शफल करो तो कितना आ जाएगा पावर में 10 की पावर 2. इस 9 से फिर ये 9 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा आपका 6 इंटू देखो यहाँ पे 9 और 2 11. ठीक है 11 में से आप क्या करिए -14 करिए तो दिस विल बी योर -3. तो कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन की फोर्स है. ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे. दिस द फर्स्ट 1.1 है ना फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका. देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है. ये सेकंड न्यूमेरिकल है NCERT का एक्सरसाइज का ओके. एक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज. एक आपको चार्ज दे के हाँ स्मॉल स्फीयर दे के रखा है जिसपे कितना चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम का ओके. दूसरा कितना दूसरा स्फीयर जिसका कि चार्ज कितना दे के रखा है आपको -0.8 माइक्रो कूलम का. एयर में ये दोनों रखे. देखो पूरे क्वेश्चन का मीनिंग समझो. दो स्फीयर रखे एक पे 0.4 माइक्रोकूलम का मैग्नीट्यूड का चार्ज है दूसरे पे कितना है 0.8 माइक्रोकूलम के मैग्नीट्यूड का चार्ज है. ठीक है अब बोला है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इन दोनों के. और दोनों कहाँ रखे सबसे पहले तो एयर में रखे और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये दोनों प्लस माइनस दूर एक दूसरे को क्या करेंगे तो अट्रैक्ट कर रहे हैं. कितने न्यूटन के फोर्स है 0.2 न्यूटन के फोर्स है. तो पहले में तो आपको निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर इन दोनों स्फीयर के बीच का आर. ठीक है सेकेंड आपको निकालना व्हाट इज द फोर्स. पहला स्फीयर दूसरे स्फीयर को 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो दूसरा स्फीयर पहले स्फीयर को कितने का फोर्स लगाएगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट. सो वी विल calculate it. See
कुछ नहीं, आर निकालना है, एफ है, Q1 है, Q2 है। क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो। देखो Q1 कितना गिवन है, 0.4 माइक्रोकूलम। आपको पता होना चाहिए हमेशा किस में सॉल्व करना है, ऐसा ही सिस्टम में तो माइक्रोकूलम, माइक्रो याद रखना 10⁻⁻⁶। हमेशा माइक्रो को किस में कन्वर्ट कर दो, माइक्रोकूलम में कुलम में कर डालो। माइक्रो एम्पियर है, एम्पियर में कर डालो। माइक्रोमीटर है, मीटर में कर डालो। और माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम हो गया कन्वर्ट। दूसरा लो Q2 उठाओ, कितना दिया है Q2, -0.8 माइक्रो कूलम। देखो कन्वर्ट करने पे -0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम, ये हो गया कन्वर्ट। फोर्स कितना दे के रखा है, 0.2 न्यूटन का दे के रखा है। लगाओ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को उठा के वहां फेंक दो, तो K Q1 Q2 अपॉन F। ये आया, इतना आया समझ में, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, अब वैल्यू रखते जाओ फटाफट। देखो वैल्यू क्या है, यही रख दो क्या, बिल्कुल। K की जगह हम रखेंगे 9 इंटू 10⁹। Q1 की जगह हम रखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶। Q2 की जगह हम लोग रखेंगे माइनस, यहाँ पे नहीं रखना है ना, याद रखना इस चैप्टर में, एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जब भी फोर्स कैलकुलेट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, माइनस साइन मत उठाओ। लेकिन जब आप सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, वहां पे हम हमेशा नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे। क्यों, वो मैं तब बताऊंगी। ओके सी, अब Q2 की जगह क्या रखिए, 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन फोर्स की जगह रखो कितना, 0.2। इसको काट दो, देखो 0.2 ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 की जगह 9 रखिए, इसको इससे करो 2 इंटू 0.8 दैट विल बी 1.6। ओके 10⁻⁹ यहाँ पे कितना, -6 सेम बेस में पावर साइड होती है साइन के साथ, तो दिस विल बी 10⁻, हाउ मच, इट इज -12। मैं एक काम करूँ क्या, क्या 1.6 इसको 16 बना देती हूँ, 9 को 9 रहने देती हूँ, स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिंपल हो जाएगा। 1.6 को, सॉरी हाँ 1.6 को मैं 16 बनाती हूँ, तो इस पॉइंट को मुझे अगर यहाँ से हटाना है तो यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगी देखो 9 की जगह 9, 16 की जगह 16, 10⁻⁹ की जगह 10⁻⁹ रखो। जब आप राइट साइड में डेसिमल को शिफ्ट करते हो तो पावर क्या करनी पड़ेगी आपको, एक पावर को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने डेसिमल शिफ्ट कर रहे हो उतनी पावर माइनस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -13, ठीक है। 9 और ये -13 दैट विल बी 10⁻⁻⁴। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16। अब इस पूरे स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर क्या डाल दो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में डाल दो, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16 इंटू हाउ मच, 10⁻⁻⁴। देखो कितना सिंपल हो गया, 9 का 3, 16 का 4, 10⁻⁻⁴ का -2, 3 4 12, 12 और -2 दैट विल बी सॉरी r is equals to 12 10⁻⁻2, तो r is equals to what, it is 0.12 meter। this is your answer। मतलब जो 0.4 माइक्रोकूलम का और 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखा है, जिनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो दोनों कितनी दूरी पे रखे हुए, 0.12 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखे हुए, ठीक है। ओके सेकंड क्वेश्चन था, क्या था कि ये जो 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज हाँ ये जो सेकंड वाला है ये फर्स्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, तो याद रखना जितना फोर्स फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा उतना के उतना क्या करेगा, सेकंड फर्स्ट लगाएगा। तो सेकंड कितने फर्स्ट पे कितने का लगाएगा, 0.2 न्यूटन का, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नाउ वी विल डिस्कस वन लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज अ इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, एक तरह से हम न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है, इसमें कि क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। देखो क्या बोला, हाउ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैसे अफेक्ट होगा, जब हर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए और उनके बीच के डिस्टेंस को भी क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना, अब जो नॉर्मल हमारा आइडियल फॉर्म है वो लिख लो। क्या बोलता है आइडियल फॉर्म, आइडियल फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है हमारा फोर्स। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, ये जो Q1 है इसको क्या कर दे, डबल कर दे। तो अब अगर क्या कर रहे हैं, लाइक आप चार्जेस को डबल कर रहे हैं तो नो डाउट फोर्स भी चेंज होगा। तो मैं एक काम करती हूँ, फोर्स की जगह जो कंसिडरेशन है उसके बेसिस पे एफ डैश ले लेती हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। के की जगह के कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। क्या बोला है, when the each charge is double it means q1 will be equals to what, q2 times of q1, है ना, ये डबल होगा। एंड सेकेंड q2 ईच चार्ज मतलब हर एक चार्ज को क्या किया इन्होंने, डबल किया, तो दिस विल बी 2q2। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को भी क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो जो पहले आर थी अब वो क्या हो जाएगी, देखो पहले केस में ये था q1 q2 आर, नेक्स्ट केस में क्या हो गया, ये 2q1 हो गया, ये कितना हो गया 2q2 हो गया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2r कर दिया। ठीक है, आप इसको लेके भी फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। तो दिस विल बी 2r का स्क्वायर। तो देखो एफ डैश इज इक्वल टू क्या, ये 4 k q1 q2 अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर 4 r का स्क्वायर r स्क्वायर, 4 से 4 गया तो देखो ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया हमारा जो फर्स्ट में फोर्स दे के रखा है। तो एफ डैश किसके बराबर हो गया, एफ के बराबर। इट मीन्स व्हाट, द फोर्स विल रिमेन सेम, फोर्स विल रिमेन सेम। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दो चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर रहे हो, है ना, यू आर गेटिंग द ई चार्ज विल बी डबल, है ना, आप दोनों चार्ज को क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, उनके बीच डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हो। तो फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स पहले लग रहा था उतना के उतना फोर्स बाद में लग रहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी है जो कि भी जनरली पूछा जाता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।